हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जयदेव क्लासेज। आज आप लोग के लिए हम लेकर आ गए हैं साइंस का मॉडल सेट 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब बोलेगा वन कहाँ है, तो वन वही वाला जो 2021 में पूछा गया ना, वही फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग में जो पूछा गया है उसका हम अपलोड वीडियो कर दिए हैं। तुम लोग देखो, तुम लोग को अभी प्रत्येक दिन मॉडल सेट लगाना है, सब सब्जेक्ट का लगाना है। ठीक है ना। उसके लिए तुम लोग को 2018 का मॉडल सेट मेरा चैनल पर अपलोड है, 2019 का अपलोड है, 2022 का अपलोड है। तो तुम लोग जाके देखो। ठीक है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर पिछला साल जो पूछा गया बहुत काम करेगा। ऐसे जो अभी अपलोड कर रहे हैं VVI, उसका एक प्ले लिस्ट बना है। मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ और प्ले लिस्ट में लिखा होगा सभी सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन, तो उसमें जाकर उस सब जरूर देखो, काम देगा। ठीक है ना। तो अभी ये सब जरूर एक वीडियो पर डे देख लेना। किताब तो पढ़ना है, ये पर डे वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है ना। और उससे पहले बता देना चाहते तुम लोग को कि अभी तो जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो अभी नया हो इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर लो। और दो ठो मेरा और चैनल है, एक मेरा कॉमेडी वाला चैनल है, इसका नाम है जगदेव ब्लॉग, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग, BLOG ब्लॉग। इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और एक मेरा और चैनल है जनरल कंपटीशन का है, जिसका नाम है GK GS मस्ती। तो तुम लोग इसको भी सब्सक्राइब कर लो, GK GS मस्ती। और अगर बगल में जनरल कंपटीशन की तैयारी जो करता है उसको भी बता दो इस चैनल के बारे में। चलो करते हैं स्टार्ट। काफ़ी अच्छा से देखो, सिर्फ आंसर बताना मेरा मकसद नहीं है, समझा कर उस क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन करना है हमको। ठीक है ना। तो तुम लोग लास्ट तक रहो, ध्यान दो, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले उसको नोट भी करो और समझना है। ठीक है ना। और हम साइंस का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, सोशल साइंस भी समाप्त होने वाला है, मैथ भी समाप्त होने वाला है, और संस्कृत का VVI क्वेश्चन इस पर अपलोड है। ठीक है ना। हिंदी का भी VVI क्वेश्चन अपलोड है। ठीक है। तो तुम लोग मेरा फोटो पर क्लिक करो, पहले इसके ऑप्शन में जाओ, A to Z वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, हम जानते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाती है। और सीधी रेखा को हम सरल रेखा भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा, एक नंबर ए का सही हो जाएगा। और प्रकाश की चाल कितना होता है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उसी को हम बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसी को हम बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, सर्च लाइट का परावर्तन सतह क्या होता है। देखता है गाड़ी के हेडलाइट पर जो होता है, वहीं पर सर्च लाइट भुक भाग करने वाला जो होता है, तो सर्च लाइट या हेडलाइट में जो होता है वो होता है अवतल दर्पण। अब देखो इसमें जो बता रहे हैं ध्यान से सुनो। गाड़ी का हेडलाइट बोले या सर्च लाइट बोले, या बोले दाढ़ी बनाने में बोले, या हजामत में बोले, ठीक है ना, या डॉक्टर द्वारा कान नाक दांत गला आदि के जांच में बोले, या सोलर भट्टी में बोले, या सोलर प्लेट में बोले, या सोलर कुकर में बोले, हर जगह अवतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है। जितना चाहिए बोले अवतल दर्पण। और एक जगह उत्तल दर्पण का यूज होता है, वो भी पीछे के वस्तु के देखने के लिए, वाहन में, कार में, मोटरसाइकिल में पीछे के वस्तु के देखने के लिए जिस दर्पण का यूज करते हैं, जिस मिरर का यूज करते हैं, वह है उत्तल दर्पण। बाकी वह हर जगह सब अवतल दर्पण। समझ तुम लोग आया कि नहीं बता दो। अच्छा लगा तो फटाक से एक लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अपना अगल बगल में जो आस पड़ोस में जो तुम्हारा दोस्त है, दोस्त नहीं है, उसको तुम लोग बताओ, इस चैनल को बताओ, तुम लोग फैलाओ। तुम लोग के लिए इतना करते हैं तो क्या तुम लोग ऐसा इतना करते करो। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। अगला क्वेश्चन मेरा, निर्वात प्रकाश की चाल क्या होती है। बता चुके निर्वात प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या उसी को बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो 3 × 10⁸ हर जगह दिया हुआ है, लेकिन मीटर पर सेकेंड हुआ। ठीक है ना। ए नंबर सही जाएगा। मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है। तो मानव लेंस में जो उत्तल लेंस पाया जाता है। कैसा लेंस पाया जाता है, याद रखना, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। और उत्तल लेंस को ही हम बोलते हैं क्या, आभासी लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस को आभासी लेंस कहते हैं। और दर्पण में आभासी दर्पण अवतल दर्पण को कहते हैं। ठीक है। और याद रखना कि मानव आँख में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसे याद रखना है, तो कोई हम अच्छा वस्तु देखते तो बोलते वाओ कितना अच्छा वस्तु है। ठीक है ना। ताजमहल देखने बोले कि वाओ, तो वास्तविक उससे उल्टा, यानी हमारा आँख में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और बताओ हमारा इतनी छोटा आँख में पूरा दुनिया के देख रहे हैं, तो सिंपल बताओ कि आँख में बड़ा प्रतिबिंब बनता होगा, छोटा प्रतिबिंब बनता होगा। तो छोटा प्रतिबिंब बनता होगा तो ना पूरा दुनिया अटा लेते हैं इसमें, तो हम छोटा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या कहते हैं। तो मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम कहते हैं दृष्टिपटल, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल बोलते हैं। और दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा, सीधा नहीं, उल्टा और छोटा बनता है हमेशा। समान नेत्र का दूरबिंदु क्या है। तो हम जानते हैं समान नेत्र का, देखो 25 25 25 हर जगह दे दिया है। यहाँ पूछ रहा है दूर बिंदु क्या है, तो दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत होगा। लेकिन पूछता निकट बिंदु क्या है, तो निकट बिंदु 25 होता है। तो 25 क्या, मीटर के, मिलीमीटर के, सेंटीमीटर। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यहाँ पूछ दिया दूर तो हो जाएगा अनंत, लेकिन निकट पूछता है 25 सेंटीमीटर बोलते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। देखो ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछ रहा है,
तो ऊर्जा कैसा है मात्रा पूछे, या कार्य कैसा है मात्रा पूछे, या ऊष्मा कैसा है मात्रा पूछे, सब का होता है जूल। ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा, जूल। लेकिन सीजीएस मात्रा बोलेगा, सीजीएस मात्रा क्या होगा ऊर्जा का या कार्य का, तो बोलना है कैलोरी। लेकिन यहाँ सीजीएस नहीं बोला तो हो जाएगा जूल। अच्छा लग रहा है? लग रहा है तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? जल यानी जल कितने बनता है? हाइड्रोजन से बनता है, यानी हाइड्रो 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 हाइड्रो, यानी इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इसका भार कितना होता है? 18 होता है। ठीक है ना। विद्युत धारा का सही मात्रा क्या है? तो विद्युत धारा यानी करंटवा यानी इलेक्ट्रिक करंट का सही मात्रा क्या है? तो सब लोग जानते हैं एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। वाट किसका मात्रा है? तो वाट है पावर का। तुम्हारे पास पावर रहेगा तो किसी को तुम वाट लगा सकता है। तो पावर का सही मात्रा क्या है? वाट, यानी शक्ति का सही मात्रा क्या है? वाट। कूलोम जो है ये किसका सही मात्रा है? कूलोम है आवेश का। आवेश का सही मात्रा क्या है? कूलोम। वोल्ट जो है ये विभवांतर यानी विभव का ऐसा ही मात्रक है। और ओम जो है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। जितना चीज़ हम बोल रहे हैं ये सब इससे इंपॉर्टेंट है कि हम बार बार बोलेंगे तो तुम लोग को याद हो जाए। ठीक है ना। अगला बोला 1 वोल्ट बहुत कहलाता है। तो हम जानते हैं कि 1 वोल्ट, पहले हम जब पता होना चाहिए कि वोल्ट बराबर सूत्र क्या होता है। तो हम जानते हैं कि V बराबर यानी वोल्ट बराबर यानी विभवांतर बराबर W/Q होता है। W/Q, W का सही मतलब क्या होता है? जूल। और Q का सही मतलब क्या होता है? Q मतलब आवेश, आवेश का सही मतलब क्या होता है? कूलोम। W यानी कार्य, कार्य का सही मतलब जूल। और Q मतलब आवेश, आवेश का सही मतलब कूलोम। तो ऊपरा में जूल, निचवा में कूलोम। तो कहाँ ऊपरा में जूल और निचवा में कूलोम है? देखो यहाँ पर है, ऊपरा में जूल, निचवा में कूलोम। और यहाँ पे बोला है 1 तो यहाँ लगा दो 1, यानी बी नंबर सही हो गया। अब वोल्ट किसका सही मतलब होता है? तो वोल्ट होता है विद्युत विभवांतर का या विद्युत विभव का ऐसा है मात्रा का। विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? तो विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा, और विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो घर में जानते हैं सब शॉर्ट सर्किट लगता है। जब जब दो तार का कवर हट जाता है, तार का कवर हटने पर क्या होता है? शॉर्ट लग जाता है कभी कभी, तो दुर्घटना हो जाता है। बी नंबर सही हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा, और एक शॉर्ट सर्किट और एक हम बोल सकते हैं वो क्या, अति भारण। एक शॉर्ट सर्किट हो गया, एक तो बोलेंगे अति भारण। शॉर्ट सर्किट को हिंदी में बोलते हैं लघु पतन। क्या बोलते हैं हम? लघु पतन। तो शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन और अति भारण। ठीक है ना, ओवरलोडिंग दोनों से होता है खतरा। तो यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। अगला का नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम देखेंगे तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर हम जानते हैं कौन आधारित होता है? विद्युत मोटर कार्य करता है। क्योंकि विद्युत मोटर को काम करना है आसान बात है। जाओ स्विच को दबा दो, स्टार्ट हो गया। नहीं, बायां हाथ तक खेल है। तो विद्युत मोटर जो है फिजिक्स के फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर काम करता है। और इसमें क्या करते हैं? विद्युत में टिपते हैं तो करंट दबा देते हैं, और विद्युत के अंदर क्या था? चुंबक होता है। तो करंट दिए और चुंबक है। करंट जो है ये दिखाएगा किसको? मध्यमा को दिखाता है। मध्यमा दिखाता है करंट की दिशा को, और चुंबकीय क्षेत्र जो है दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र को जो दिखाता है वो दिखाता है तर्जनी। तो बच गया क्या? बल की दिशा। तो बल की दिशा कौन दिखाएगा? अंगूठा। तो यहाँ आएगा बल का दिशा अंगूठा। यही तुम लोग को पूछता कि बताओ फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम पर कौन काम करते हैं? दायां हाथ, यानी दायां हाथ पर कौन काम करेगा? जहाँ हमको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। ताकत कहाँ लगाना पड़ता है? जनरेटर में। विद्युत जनरेटर यानी विद्युत जनित्र जो होता है उसको स्टार्ट करने में घुमाओ 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 बहुत ताकत लगता है। तो दायां हस्त नियम पर काम करता है। ठीक है ना। अगला ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। ग्लोबल वार्मिंग बोले तो यानी गर्मी के लिए, जो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ता है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो सबसे जो मेन है उत्तरदायी गैस है वो है CO2। यह ज़्यादा गर्मी बढ़ाता है। क्या करता है? सूरज की किरण जो आता है गर्मी वाला, उसको कहता है आ जा जा, बुला लेता है। कहता है बुला लिए, और कहे जाए तो कहता नहीं, बुलाते हैं मगर जाने का नहीं। कौन बोलता है? CO2। गर्मिया को बोलता है CO2। क्या बोलता है? गर्मी को बुलाते हैं मगर जाने का ना, यानी बुला लेता है लेकिन जाने नहीं देता। इससे कारण क्या था? पृथ्वी गर्म हो जाता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। ठीक है ना। हमारे पृथ्वी पर कितना % कार्बन है? तो 0.03% कार्बन है। तब भी इतना गर्मी करता। समझ जाओ 1% यह हो जाएगा, या क्या करेगा? हम लोग अपने 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग का शरीर खुला देगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जी देखो जब सड़ेगा ना तो वो बनता है कंपोस्ट, यानी खाद बनता है। तो उससे गर्मी फेंकेगा। क्या मेरे फेंका? गर्मी फेंकेगा, वहाँ गर्म लगेगा तो हो जाएगा। उसमें गर्मी को बोलते हैं उष्मा क्षेपी। और जब ठंडा लगेगा तो उसको बोलेंगे उष्मा शोषित। हो जाएगा बी नंबर सही। उपचयन वह प्रक्रिया, उपचयन यानी ऑक्सीकरण, उपचयन यानी ऑक्सीकरण, उपचयन यानी ऑक्सीकरण। ठीक है ना। किसे कहते हैं? तो जहाँ ऑक्सीजन का जुटना हाइड्रोजन का टूटना, ऑक्सीजन का जुटना हाइड्रोजन का टूटना उपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीजन का योग होना यानी ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का वियोग होना यानी हाइड्रोजन का टूटना, यानी दोनों सही हो गए। यानी सी नंबर सही थी, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होना ये भी क्या है? तो ये भी उपचयन है। ठीक है ना। तो यानी डी नंबर सही हो गया। ठीक है ना। तो उपचयन में ये 3 चीज़ होता है। तो अपचयन में क्या होता है? इसका उल्टा। यहाँ ऑक्सीजन का योग है तो उसमें जगह ऑक्सीजन का वियोग हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन का वियोग है तो अवकरण यानी अपचयन में हो जाएगा, हाइड्रोजन का संयोग हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का जुटना हो जाएगा। ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित तो कौन ऑक्सीकारक है बताना है। कौन सा ऑक्सीकारक है?
तो यहाँ ऑक्सीकारक हो जाएगा ये वाला H2S, ठीक है ना। कुछ ऑक्सीकारक इससे याद कर लेना। हाँ, अगर यहाँ पर CO बरकी ओ रहता है ना, तब ये हो जाता है ऑक्सीकारक, ठीक है, क्योंकि जिसमें ऑक्सीजन रहता है ऑक्सीकारक होता है अधिकांशतः, ठीक है ना। लेकिन ये छोटकी O है, यानी ये कोबाल्ट हो गया, तो ऑक्सीकारक थोड़ा है, तो C नंबर सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता था। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता था। हम जानते हैं कि अम्ल का विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम यानी C नंबर मेरा क्या होगा, सही क्या हो गया, C नंबर मेरा सही हो गया, 7 से कम। लेकिन हम जानते हैं कि उदासीन विलयन जो होता है, जैसे जल क्या उदासीन है, तो उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, कितना होता है, 7। और क्षार होता है यानी जो भस्म होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है, याद रखना है। तो अम्ल का 7 से कम, भस्म का 7 से अधिक, उदासीन का 7, ठीक है ना, इतना याद रखना है हम लोगों को। और आगे बढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या था। सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं धोने वाला सोडा। इसका सूत्र होता है वो होता है Na2CO3, क्या बोलते हैं, Na2CO3 यानी धोने वाला सोडा, Na2CO3। और बोलेगा सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा में जल का कितना अणु होता है, तो इसके साथ जल का होता है, इसके साथ जल के 10 अणु होता है, ठीक है ना, 10 अणु होता है। अब देते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा बोलते हैं क्या, सोडियम बाय कार्बोनेट। ये हो गया मेरा खाने वाला सोडा। तो यहाँ हाइड्रोजन आएगा तो उसको बोलेंगे बाय 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 बाय, खा पी के बाय बाय, यानी सोडियम बाय कार्बोनेट हो गया मेरा खाने वाला सोडा, ठीक है ना। चलो आगे, ये नमक का सूत्र हो गया NaCl, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा कि चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर। चूना पत्थर बोले या खड़िया बोले या चौक बोले या संगमरमर बोले, तीनों का सूत्र सेम होता है, ठीक है ना। क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3 होता है। जठर रस का पीएच मान लगभग कितना। जठर रस वो कहाँ पाया जाता है, तो जठर रस पाया जाता है हम लोग का आमाशय में। आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है, तो HCl अम्ल निकलता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। 7 से कम कौन है देख लो, तो ये वाला है 1.2, 7 से कम है, यानी A नंबर से ही लगा। इससे भी हम जानते हैं कि HCl अम्ल जो है ये खतरनाक अम्ल यानी प्रबल अम्ल है, तो इसका पीएच मान काफ़ी ज़्यादा मतलब कम, यानी 7 से जितना कम होगा उसका पीएच मान उतना ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा कम है तो इसका पीएच मान उतना ज़्यादा होगा। ये मेरा उदासीन हो जाएगा और ये दोनों मेरा क्षारीय हो जाएगा। लोहा से जिंक लेपित करने के लिए क्या कहते हैं, लोहा में जंग न लगे उसके कारण क्या कहते हैं, लोहा पर जिंक का परत चढ़ा रहते हैं, ठीक है ना। तो जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगता तो उसको कहते हैं हम जस्तीकरण। क्या कहते हैं, जस्तीकरण। और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं गेरवेनीकरण। क्या बोलते हैं, गेरवेनीकरण, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। देखो, आयनिक यौगिक एक होता है और एक होता है सहसंयोजक यौगिक। तो आयनिक यौगिक पहचानने का सिंपल नियम है। आयनिक यौगिक का दूसरा नाम है वैद्युत संयोजक यौगिक। इसका पहचानने का सिंपल नियम है कि आयनिक यौगिक जहाँ भी आएगा उसको पहचान लो, धातु और अधातु, धातु अधातु, धातु अधातु मिलकर जो यौगिक बनेगा उससे बोलेंगे आयनिक यौगिक। देखो, हाइड्रोजन क्या है, अधातु। कार्बन क्या है, अधातु। नाइट्रोजन क्या है, अधातु। तो यहाँ धातु ना है, खाली अधातु है। खाली अधातु है तो सहसंयोजक यौगिक, ये मेरा हो गया सहसंयोजक यौगिक। यहाँ भी खाली अधातु है, कार्बन भी अधातु, क्लोरीन भी अधातु, तो ये भी मेरा हो गया सहसंयोजक यौगिक। लेकिन यहाँ देखो, पोटेशियम क्या है, धातु, क्लोरीन क्या है, धातु, तो धातु अधातु मिल गया, इसलिए मेरा यह है आयनिक यौगिक। लेकिन यहाँ देखो, इसका C नंबर सही हो जाएगा। यहाँ कार्बन क्या है, अधातु, ऑक्सीजन भी क्या है, अधातु, तो अधातु से मिलकर बनल है, इसलिए हो जाएगा मेरा सहसंयोजक यौगिक। तो आप लोग, तो अब हम आशा करते हैं कि तुम लोग पहचान जाओगे कि कौन है आयनिक यौगिक, कौन है सहसंयोजक यौगिक। और तुम लोग को साइंस पूरा खत्म कर दिया, तुम लोग वीडियो में प्लेलिस्ट को समझ जाओ, मिल जाएगा, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगला, बॉक्साइट निम्नलिखित किस धातु का अयस्क है। हम जानते हैं कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है। और बॉक्साइट का जो सूत्र होता है वो होता है Al2O3। ये बॉक्साइट का सूत्र होता है। बॉक्साइट में जल का जो अणु होता है वो होता है 2H2O, यानी जल का 2 अणु होता है। और धोने वाला सोडा में जल का 10 अणु होता है, याद रखना। तो इसका हो गया एल्युमिनियम का, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है मेरा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है। तो हम जानते हैं कि सबसे ऊपर में जो आएगा सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा और जो नीचे आएगा वो कम क्रियाशील होगा। सबसे 1 नंबर में आता है पोटेशियम, फिर आता है मेरा पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, तांबा, जिंक, जैसे तांबा, उसके बाद फिर चांदी, फिर सोना, फिर प्लेटिनम। तो सबसे पहले क्या बोले, पोटेशियम, फिर हम बोले थे क्या, कैल्शियम, फिर बोले थे सोडियम। देखो सोडियम ऊपर आ गया, ये दोनों नहीं दिले हैं तो कौन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा, सोडियम। और जो हाइड्रोजन के नीचे रहता है वो लगभग प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में बोले तो फ्री अवस्था में, उसको किसी से जंग लगने का डर नहीं है। तो यहाँ सोना जो है ये मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है, इससे सोना में जंग नहीं लगता है, क्योंकि वो काफ़ी कम क्रियाशील धातु है। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अल्कोहल को बोलते हैं OH। क्या बोलते हैं, OH। कीटोन को बोलते हैं CO। क्या बोलते हैं, CO।
कार्बोक्सिलिक अम्ल को बोलते हैं COOH, क्या बोलते हैं COOH, ठीक है ना। ये सब हम काफ़ी अच्छा पढ़ा दिए, तुम लोग बस चैप्टर के अंदर घुसो और पूरा ढूंढ मारो, ठीक है ना, पहले लिस्ट में जाकर। अगला है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होगा। इथाइल अल्कोहल को दरुआ, दरुआ जो पीते हैं तो वही बोलेगा पेय पदार्थ कौन है, तो इथाइल अल्कोहल ये पेय पदार्थ है, पीने वाला है, दारू है। ये क्या सूत्र होता है C2H5OH होता है सूत्र, क्या होता है C2H5OH। इसका आंसर ये बी नंबर सही हो जाएगा। और इसी का बोलेंगे कि इसका IPSC नाम क्या होगा, तो इसका IPSC नाम होगा एथेनॉल, क्या होगा एथेनॉल, ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया। आगे देखते हैं इसी से बनाते हैं क्या, किण्वन द्वारा इसको बनाते हैं इथाइल अल्कोहल को, ठीक है ना, शुगर का किण्वन के द्वारा, गन्ना का रस के किण्वन के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतार की संख्या कितना है, तो जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के जो दिया था वो दिया था मोसले साहब। कौन दिया था, मोसले साहब ने 1913 ईस्वी में दिया था। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु संख्या पर आधारित है, किस पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। और जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था वो परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, याद रखना है, जो बोले थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो 36 कतार बोले तो सुता हुआ लाइन, सुता हुआ जो लाइन है वो है 7 गो, क्या वो है 7 गो, तो इसका आंसर 7 सही हो जाएगा। लेकिन समूह बोले या ग्रुप बोले या वर्ग बोले तो उसका संख्या कितना होगा, तो उसका संख्या होगा 18। यानी खरा लाइन जो होता है उसको समूह ग्रुप या वर्ग बोलते हैं, जिसका संख्या 18 होता है। तो आवर्त का संख्या यानी 36 कतार की संख्या 7 और वर्ग 18, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मानव में डायलिसिस थैली है, डायलिसिस थैली पाया जाता है कहाँ पर, किडनिया में। किडनिया में भी कहाँ पर पाया जाता है, तो नेफ्रॉन में, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिक बोले तो किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन है, ठीक है ना। और ये क्या कहता है, डायलिसिस थैली द्वारा क्या होता है, अगर किडनी फेल हो जाएगा तो उसके द्वारा क्या करता है, ब्लड को शुद्ध करता है, फिल्टर करता है, ठीक है ना। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। नेफ्रॉन किडनी का ब्रिक का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका कोशिका के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कोशिका ऊर्जागिरी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु, उभयलिंगी जंतु बोले तो एक ही जंतु लेकिन उसमें दोनों लिंग उपस्थित हो, नर वाला भी और मादा वाला भी, उसको बोलते हैं उभयलिंगी। तो वो होता है केचुआ, कौन होता है, केचुआ होता है, ठीक है ना। बाकी बाकी ये सभी एक लिंगी है। आगे कुटपार किसमें पाया जाता है, तो कुटपार जो पाया जाता है, और पपीता भी याद रखना, पपीता भी एक लिंगी है, इसलिए पपीता में देखना कभी कभी पपीता खाली फूले हो जाएगा और जो है पपीता मतलब पपीता होने के फूले रह जाएगा। काल कि मान लो पपीता में खाली मान लो कि नरे वाला फूल आ गया, मादा वाला फूल भी नहीं किया तो पपीता ना हो पाएगा। और मान लो खाली मादे वाला भाग आ गया, फूला आ गया, नर वाला भी नहीं किया, फिर पपीता ना होगा, कि पपीता एक लिंगी होता है, यानी उसका एक फूल में एक ही लिंग होता है। कुटपार किससे पाया जाता है, तो कुटपार पाया जाता है अमीबा में, किससे पाया जाता है, अमीबा में। और हम जानते हैं कि अमीबा जो है वो क्या है, एक कोशिकीय जीव है। और अमीबा का आकार हमेशा बदलते रहता है। और अमीबा का जो जनन होता है वो अलैंगिक विधि के द्वारा, विखंडन विधि के द्वारा, खासकर द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है। और अमीबा जो अपना भोजन कुटपार की मदद से ग्रहण करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा जो है वो क्या है, ऑक्जिन है। तो ऑक्जिन जो है ये क्या है, ये पादप हार्मोन है, कैसा हार्मोन है, पादप हार्मोन है, ठीक है ना। और पादप में 5 मेन हार्मोन होता है, एक होता है जो बोल रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो, एक ऑक्जिन, एक जिब्रेलिन, एक साइटोकाइनिन, एक एथिलीन और एक एब्सिसिक एसिड। जो एथिलीन है ना वो एकमात्र पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और एथिलीन है जो है ये फल को पकाने में मदद करता है वृक्ष में, ठीक है ना। तो एथिलीन है फल पकाने वाला हार्मोन। लेकिन हम लोग जो आमा खरीद के लाते हैं और घारा में जो पकाते हैं तो वो कौन गैस से पकता है, तो पकता है एसिटिलीन गैस से, यानी कृत्रिम रूप से जो हम फल पकाते हैं वो एसिटिलीन गैस होता है। आगे, मनुष्य के लीवर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सॉरी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो लीवर को ही बोलते हैं यकृत, क्या बोलते हैं, यकृत, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर, यकृत यानी जिगर। और यकृत जो है ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है, शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और इससे निकलता है पित्त, तो बोलेगा पित्त किससे निकलता है, तो यकृत यानी लीवर से निकलता है। और पित्त जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है ना। अग्नाशय जो है एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि बोले तो इसी में है बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, दोनों मिल के बना है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में क्या बोल रहा है क्या, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा। तो हम जानता है कि मुकुलन द्वारा जन्म 2 ही जीव में होता है, एक होता है ईस्ट में और एक होता है हाइड्रा में। लेकिन ईस्ट जो है एक कोशिकीय जीव है जिसमें मुकुलन द्वारा जन्म होता है, और हाइड्रा जो है बहुकोशिकीय जीव है जिसमें मुकुलन द्वारा जन्म होता है। जिसका ए नंबर सही हो जाएगा। अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में, इस सब में द्विविखंडन होता है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम हो गया और पैरामीशियम हो गया, इस समय द्विविखंडन होता है।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कीटों के, क्या बोल रहा है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं। हम जानते हैं कीट का पंख हो या चमगादड़ का पंख हो, दोनों जो है उड़ने का काम करता है, लेकिन दोनों की बनावट देखेगा चीर फाड़ के तो बनावट बिल्कुल अलग होता है। तो जिसका कार्य समान हो लेकिन बनावट अलग अलग हो उत्पत्ति के दृष्टि से, उससे बोलते हैं असमजात अंग। क्या बोलते हैं, असमजात अंग, या उसी को बोलते हैं समृत अंग, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। समजात अंग किसे कहेंगे, समजात अंग बोलेंगे किसे, जिसका बनावट क्या हो, भले ही बनावट क्या हो सेम हो, बनावट क्या हो सेम हो, यानी उत्पत्ति की दृष्टि से सेम हो, भले ही कायल अलग अलग करे, उसे बोलेंगे समजात अंग। ठीक है ना। अब शशि अंग का किसे कहेंगे, तो जो हमारे शरीर में बेकार पड़ा हुआ है, जैसे कोई काम ना है, शरीर को हानिकार हानि है उसके लिए, शरीर को उसको निकाल देंगे तो हमारे शरीर को कोई हानि पहुंचने वाला नहीं है, उसे बोलते हैं आप शशि अंग। जैसे तुम लोग को बताया था कि बड़ी आँत छोटी आँत जहाँ जुटता है तो वहाँ एक अंगुलिनिमस संरचना होता है, इसे बोलते हैं अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स जब बढ़ जाता है तो वही इस पेट में चुभन होता है, इसके कारण दर्द होता है। तो अपेंडिक्स मेरा क्या है, अब शशि अंग। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो विकासीय दृष्टि से हम जो है सबसे अधिक समानता किससे, तो हम लोग बनबानुस थे यानी चिंपांजी थे, और धीरे धीरे विकास बन के हम लोग मनुष्य बन गए। ठीक है, तो चिंपांजी इसका आंसर हो जाएगा। कहीं कई बुक में चीन के विद्यार्थी दिया रहेगा तो वो नहीं होगा, ठीक है ना, वो नहीं मार देना, चीन के विद्यार्थी नहीं होगा, होगा चिंपांजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो प्रकृति में पृथ्वी का जो ऊर्जा का स्रोत है वो है क्या, सूर्य, क्योंकि सूर्य से पेड़ पौधा ऊर्जा लेता है, अपना भोजन बनाता है, और पेड़ पौधा से फिर शाकाहारी जीव लेता है उसका ऊर्जा, शाकाहारी जीव से फिर मांसाहारी जीव ले लेता है, तो सूर्य इसका आंसर हो जाएगा। और उत्पादक क्या है, पेड़ पौधा, उपभोक्ता का है खाने वाला, पेड़ पौधा को खाने वाला को उपभोक्ता बोलते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, तो बता चुके उत्पादक, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, और इसको ऊर्जा देने वाला कौन है, सूर्य। ठीक है ना। अब घटक कौन कहलाता है, घटक कहते हैं जो लास्ट में जीव जंतु पेड़ पौधा को सलाने गिराने काम करता है, उसका घटक कहते हैं। जीवाणु विषाणु कीटाणु ये सब क्या अब घटक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा क्या है, निम्नलिखित में, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी कौन सा पदार्थ ऐसा है जो प्रकृति में रहेगा तो वो प्रकृति में मिलेगा नहीं, बल्कि मतलब वो सर गल कर प्रकृति में नहीं मिल जाएगा, ठीक है ना, बल्कि वो प्रकृति को हानिकारक पहुंचाएगा, उसे बोलते हैं अनिम्नीकरणीय। तो डीडीटी जो है जिसका हम छिड़काव करते हैं प्रकृति के लिए हानिकारक है, ये क्या है, अनिम्नीकरणीय है। बाकी वह कागज़ जो है सर गल के मिट्टी में मिल जाता है, बाहित मल भी जो सर गल के मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन ये सब प्लास्टिक हो गया, डीडीटी हो गया, बोतल हो गया, ये सब क्या अनिम्नीकरणीय है, और ये सब है जैव निम्नीकरणीय। ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा है, थोड़ा धुंधला आ गया है, मैनेज कर लेना, आगे धीरे सफ़ेद हो जाएगा। निम्न से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, प्रकृति द्वारा जो हमको डायरेक्ट मिला प्राकृतिक संसाधन है, तो वायु प्रकृति द्वारा मिला, मनुष्य उसको नहीं बनाया, प्राकृतिक संसाधन है। मृदा यानी मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी जो है ये क्या है, तो इसे लैंगिक जनन द्वारा इसका जन्म होता है, तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अगला यूरो 2 का संबंध किससे है, तो जब हम तुम लोग को पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री में लास्ट, केमिस्ट्री नहीं फिजिक्स में लास्ट पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे कि यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से बताए थे ना, तो देख लेना किसके वायु प्रदूषण से संबंध है। यूरो 2, यूरो 1, यूरो 4, यूरो 5 सब है वायु प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है ना, याद रखना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हुआ है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड का परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो अपना संरक्षण के लिए अपने ऊपर एक खुद सुरक्षा कवच बना लेता है, यानी परत बना लेता है, जिससे क्या होता है वो उस पर जंग नहीं लगता है, तो उसको कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं, एनोडीकरण। जैसे जिस प्रकार कर्ण के पास अपना खुद का कवच और कुंडल था, जिसको इंद्र भगवान यानी जिसको शक्र बोलते हैं, वो भीख के रूप में उसको मांग लिया था, उसी प्रकार एल्युमिनियम के पास भी अपना सुरक्षा कवच है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनोडीकरण। अगला विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा जो तुम्हारा घर में जो बिजली उठता है तो जो मापने आता है, तो व्यापारिक ऊर्जा जो होता है वो होता है यूनिट। क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है ना। और एक यूनिट बराबर होता है कितना, तो 3.6 इंटू 10⁵ जूल होता है, याद रखना। एक यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁵ जूल, 3.6 इंटू 10⁵ जूल होता है। और एक यूनिट को ही बोलते हैं किलोवाट घंटा। क्या बोलते हैं, एक यूनिट को ही बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा। तो एक यूनिट बराबर पूछेगा तो 3.6 इंटू 10⁻26 जूल, या 1 किलोवाट घंटा वाला पूछेगा तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है, किलोवाट घंटा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है समान नेत्र के दूर बिंदु क्या है। देखो दूर बिंदु 2 बार पूछ दिया था, अनंत हो जाएगा। निकट बिंदु पूछता था 25 सेंटीमीटर, तक तुमको बता चुके हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आवन होता था, हाइड्रोजन, तो इसके बीच जो आवन होता है सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि इसका संयोजकता 1 होता है। ठीक है ना, तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यानी 1 आवन होगा।
ठीक है। ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है क्योंकि ऑक्सीजन का संख्या 2 होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन के अणु के बीच 3 आबंध होता है क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या 4 होता है, 3 होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देखते हैं कौन करता है। तो देखो हम जानते हैं कि यहाँ ध्यान दो, घास को गेहूँ नहीं खाता है तो गलत हो गया, घास को बकरी खाया था सही बात है, बकरी को मानव खाया था सही बात है। तो ये आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, यानी बी नंबर सही हो गया, ठीक है ना। बकरी को गाय नहीं खाता तो ये ना होगा, घास को मछली नहीं खाता ये नहीं होगा, तो बी नंबर मेरा हो गया है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है? यहाँ पहले गलत दिया हुआ, नहीं नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर होगा कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है। तो एकमात्र ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों जैसा कार्य करता है, उसे बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि या उसी को बोलते हैं अग्नाशय। तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो ये सब में देखो हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड किस में होता था, एल्केन, यानी इसका सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्किन में होता है डबल बॉन्ड जिसका सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड जिसका सूत्र होता है CnH2n-2। ये देखो एल्केन है सिंगल बॉन्ड वाला, ये भी एल्केन है सिंगल बॉन्ड वाला, ये भी एल्केन है सिंगल बॉन्ड वाला, क्योंकि ये CnH2n+2 का सूत्र का फॉलो कर रहा है। लेकिन ये जो सॉरी ये एल्केन है, ये लेकिन जो ये है ये मेरा जो है ये मेरा डबल बॉन्ड यानी एल्किन यानी CnH2n सूत्र का फॉलो कर रहा है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगा डबल बॉन्ड वाला, और इससे भी ज़्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन का पक्ष दृश्य, यानी पक्ष दृश्य बोले तो पीछे के वस्तु देखने में यूज करता है। तो बता चुके हैं उत्तल दर्पण का पक्ष दृश्य यानी पीछे के वस्तु देखने में उत्तल दर्पण। बाकी बात कुछ ही पूछे तो अवतल दर्पण मानना, गाड़ी की हेडलाइट, सर्च लाइट, दाढ़ी बनाने हजामत के रूप में, ठीक है ना। उसके बाद दांतन वाला काम, नाक, गला, दांत आदि के जांच में, सोलर भट्टी में, सोलर प्लेट में, सोलर कुकर में, ठीक है ना, सोलर सेल में, सब अवतल दर्पण। अगला, सर्च लाइट का प्राप्त सतह होता है। तो सर्च लाइट गाड़ी की हेडलाइट या सर्च लाइट अवतल दर्पण। निर्वात प्रकार के चालक क्या होते हैं? तो निर्वात प्रकार का चाल बता चुके हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या उसी को बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड याद रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है। तो तुम लोग सोचेगा लेंस के द्वारा होता है, तो लेंस के द्वारा नहीं होता है। लेंस वजह से किरण प्रवेश करता है, आँख में जैसे किरण प्रवेश करता है, तो सबसे ज़्यादा जो किरण को मोड़ता है वो मोड़ता है कौन? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ। कॉर्निया किसे कहता है? जैसे मान लो तुम लोग मोबाइल के ऊपर क्या लगता है, ग्लास लगा रहता है, तो ग्लास पता नहीं चलता कि लगल है कि नहीं लगल है। उसी प्रकार हम लोग के भी आँख पर एक ग्लास लगल है, आँख के ऊपर प्लस पर एक ग्लास लगल है, जिसको छूते हैं वो ग्लास है क्या? कॉर्निया, जो पारदर्शी होता है, पता नहीं चलता है, ठीक है ना, तो कॉर्निया हो जाएगा, ठीक है। और कॉर्निया को ही नेत्रदान में दान दिया जाता है, ठीक है ना। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बहुत बार बता चुके हैं, उत्तल लेंस पाया जाता है, और उल्टा बनता है, प्रतिबिंब छोटा बनता है, और कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है। जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं, अगर हो जाता तो विद्युत चालक कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। बेचारा इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगता है, नाचने लगता है, गतिशील कण होता है, ठीक है ना। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दिखाता है? ये बता चुके हैं, बल की दिशा को दिखाता है। और वाम हस्त नियम पर मोटरवा काम करता है, विद्युत मोटरवा, और दायां हस्त नियम पर विद्युत जनरेटर यानी विद्युत जनित्र काम करता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओरेस्टेड में प्रयोग के चालक के तार के नीचे चुंबकीय सुई दिया जाता है। हम जानते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो ओरेस्टेड ने किया था। तो वही बोल रहा है, ओरेस्टेड में प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई दिया जाए तो तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, यानी विद्युत धारा ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है ना, ऐसे उत्तर दक्षिण से उत्तर बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि उत्तरी, तो सुइया उसके नीचे रखल है चुंबकीय सुई, तो उसका उत्तरी ध्रुव किधर विक्षेपित होगा? तो हम जानते हैं कि मान लो इस प्रकार सुइया रखल है, इसका उत्तरी ध्रुव ये है, दक्षिणी ध्रुव ये है, तो विक्षेपित हो जाएगा किस प्रकार? तो ये विक्षेपित होता जाएगा, इस प्रकार विक्षेपित हो जाएगा, यानी इसका जो उत्तरी ध्रुव है ये पश्चिम की ओर विक्षेपित होता है, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। और यही धारा अगर इधर कर देंगे तो इसका उत्तरी ध्रुव जो है ये पूरब की ओर विक्षेपित होगा, ठीक है ना। ये सब पढ़ा चुके हैं काफ़ी डिटेल से, तुम लोग जाके देखो, प्ले लिस्ट में जाओ, साइंस ना पूरा खत्म है, तुम जाके देखो, क्वेश्चन सभी पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, जाके देखो, मजा लो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो हम जानते हैं कि जल विद्युत संयंत्र जो है जल को इकट्ठा लगता है जमा करके, तो स्थितिज ऊर्जा हो गया, और स्थितिज ऊर्जा जब गिरता है तो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर सही। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करना चाहिए? सिंपल बात है, जिस दिन धूप नहीं रहेगा उस दिन नहीं करेंगे। तो बादल वाले दिन धूप ना होता तो बादल वाले दिन नहीं करेंगे, बाकी बात धूप वाले दिन, गर्म दिन, वायु वाले दिन तो होबे करेगा, खाली धूप होना चाहिए। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस, यहाँ M नहीं होगा, यहाँ होगा H2। क्या होगा? H2। जब ये क्रिया करता है तो H2 और ऑक्सीजन मिलकर बना लिया जल। अब बेचारा कॉपर जो है अकेला बच गया। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया है। तो बोल रहा हाइड्रोजन का क्या होता है? तो ऑक्सीजन यहाँ जुट रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑक्सीकरण। और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, यहाँ देख रहे हैं हम क्या, कॉपर से, बेचारा कॉपर से यहाँ ऑक्सीजन दोस्ती कर लेता, लेकिन ऑक्सीजन कर दिया इसके साथ नाइंसाफ़ी, ऑक्सीजन यहाँ पर टूट गया, यहाँ कॉपर बेचारा अकेला हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ कॉपर से टूटा, तो ऑक्सीजन का टूटना अवकरण कहलाता है। तो यहाँ कॉपर का अवकरण हुआ। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या देखते हैं क्या। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरा है वो है, नमक के घोल में AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा ठोस पदार्थ, दही क्या है, ठोस जैसा होता है, तो दही जैसा ठोस पदार्थ उत्पन्न होता है। तो यह कौन सी विक्रिया है? तो दही जैसा ठोस पदार्थ है, तुम देखो शरबत में घोल, दही क्या होता है, नीचे जाकर बैठ जाता है, तो नीचे बैठना अवक्षेपण कहलाता है। तो ये अवक्षेपण विक्रिया, कैसा विक्रिया है? अवक्षेपण विक्रिया है। अगला, परवल अम्ल और परवल छाल दोनों देखो परवले हैं, यानी दोनों अमीरे हैं, दोनों ना मजबूते हैं। जब लड़ेगा तो दोनों का बीख ठंडा जाएगा, क्योंकि दोनों मजबूते लड़ा है, तो हो जाएगा दोनों उदास, यानी शांत हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा, यानी उसका विलयन उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, तो 7 हो जाएगा। लेकिन यही मान लो कि अम्ल रहता परवल और क्षार रहता दुर्बल, तो परवल लज्जित जाता तो उसका उदासीन विलयन, तो उसका जो pH मान होता है वो होता अम्ल, ठीक है ना। अब वही रहता क्षार परवल रहता तो क्षार जीत जाता, और अम्ल दुर्बल रहता तो क्षार जीत जाता, तो उसका pH मान 7 से अधिक होता। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन pH का मान क्षारक विलयन है, क्षारक विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है? तो 13 नंबर हो जाएगा। तो 13 क्या है? 7 से अधिक है। ये मेरा 7 से कम है तो अम्ल है, ये भी 7 से कम है तो अम्ल है, लेकिन ये 7 से बहुत कम है तो परवल अम्ल है, ये मेरा दुर्बल अम्ल है, और 7 है तो उदासीन है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड, तो हम जानते हैं कि धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षार होता है। क्या होता है? क्षार होता है। वो से धातु, ओ से अम्ल, तो धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। जल में घुलकर क्या बनाता है? तो क्षार बनाता है, ठीक है ना। अगला, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो अशुद्ध धातु जो होता है उसका एनोड बनाते हैं, और जो शुद्ध धातु है उसका कैथोड बनाते हैं। एनोड धनात्मक होता है, कैथोड ऋणात्मक होता है, याद रखना है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा क्या, देखते हैं। अगला है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो हम जानते हैं कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप है, एक हीरा है, एक ग्रेफाइट है, एक बकमिस्टर फुलेलिन यानी फुलेलिन है। इसका आंसर सभी हो जाएगा। हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, ग्रेफाइट एकमात्र धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना, याद रखना। और फुलेलिन का आकार फुटबॉल के जैसा होता है, जिसको हम बक्की बोस कहते हैं। अब फुटबॉल में कार्बन के 60 परमाणु होता है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो देखते हैं वो है कि कार्बोनिक ग्रुप प्रतिपारक कौन है? तो कार्बोनिक ग्रुप में जो आता है वो आता है कीटोन, यानी CO हो जाएगा, यानी बी नंबर। ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये मेरा एल्डिहाइड है, और ये मेरा ईथर है, ठीक है ना। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरा क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी के तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो बता चुके कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसका खोज 1913 ईस्वी में मोसले साहब ने किया था, और आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु संख्या पर आधारित है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 गो वर्ग है, यानी खड़ा लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन 18 गो है, और सुतल लाइन यानी छत्ती लाइन यानी आवर्त 7 गो है, ठीक है ना। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की संयोजकता पहले बढ़ता है फिर घटता है। यहाँ पर देखो बढ़ता है, खरीद दीजिए तो पहले बढ़ता है मार देंगे, लेकिन अगर इसमें एक ऑप्शन में अगर लिखा था पहले बढ़ता है फिर घटता है तो वो वाला मारते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम नहीं दे रहे हैं तो चलो यह मार देंगे, ए नंबर सही। अगला, मछली का शोषण होता है, तो हम जानते हैं कि मछली का शोषण होता है गिल्स के द्वारा होता है, यानी गल्फा के द्वारा होता है, और वो होता है जल में घुरा ऑक्सीजन से होता है, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। और जो कीट होता है, खास कर तिरचट्टा जो होता है वो जो शोषण करता है कीट,
वो करता है ट्रेकिया के द्वारा, और हम लोग करते हैं फेफड़ा के द्वारा। और मेढक जो करता है वो त्वचा के द्वारा, गिल्स के द्वारा और फेफड़ा के द्वारा, तीनों के द्वारा शोषण करता है मेढक। और मेढक क्या है, तो वो उभयचर है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो विसरण द्वारा होता है। पौधों में CO2 का जाना, ऑक्सीजन का निकलना, या ऑक्सीजन का जाना, CO2 का निकलना, यानी पानी का फिर वाष्प के रूप में निकलना, सब होता है विसरण विधि द्वारा। अगला, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है, तो हम लोग का जो याद करने का जो शक्ति है, जो मेमोरी पावर है, बुद्धि एवं केंद्र का जो चतुराई का जो केंद्र है वो है सेरिब्रम। कौन है, सेरिब्रम। तो यहाँ हो जाएगा सेरिब्रम, यहाँ पर लिखा हुआ सेरिब्रम, यहाँ सेंडिबलम पेंड्रल लिख दिया तो सेरिब्रम होगा। यही मेरा बुद्धि चतुराई का केंद्र, मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति, सबसे बड़ा शरीर का सबसे अति मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को हम दूसरा नाम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को ही बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। और ये मास्टरबा ग्रंथि को जो नियंत्रित करता है वो करता है हेड मास्टरबा। और हेड मास्टरबा कौन है, तो वो हाइपोथैलेमस, यानी C नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो हाइड्रा में लैंगिक जनन जो होता है वो होता है मुकुलन के द्वारा। बता चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट में भी मुकुलन, हाइड्रा में भी मुकुलन, अमीबा में द्विविखंडन, पैरामीशियम में द्विविखंडन, लेमिनेशिया में भी द्विविखंडन, याद रखना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि पुष्प में निषेचन कहाँ होता है, तो पुष्प में जो निषेचन होता है वो होता है भ्रूण कोश के भीतर, यानी B नंबर सही हो जाएगा। अब पुष्प में जो फल बनता है वो बनता है अंडाशय, फल में बदल जाता है। और जो बीजांड जो उसमें बीजांड होता है वो बदल जाता है बीज में। तो पूछेगा पुष्प में फल कौन बदलता है, तो फल में बदलता है अंडाशय और बीज में बदलता है बीजांड, ठीक है ना। अब पुष्प के जो नर भाग होता है उसे पुंकेसर बोलते हैं, और स्त्री भाग को स्त्री केसर बोलते हैं। किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है, तो मनुष्य में जो अत्यधिक विविधता देखी जाती है, को काला, तो को गोरा, तो को श्यामला, को नट्टा, को भूटा, को लंबू, कोई मोटा, कोई पतला, को गोरी चमड़ी, को काला चमड़ी, तो बहुत विविधता है। D नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो मनुष्य में जो है 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। जोड़ा में पूछेगा तो 23 बोलना है, ऐसे पूछेगा तो 46 बोलना है, ठीक है ना। तो C नंबर सही हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, तो जैव अनिम्नीकरणीय जो सलेगा गलेगा नहीं तो इसको बोलेंगे जैव अवनीकरणीय, तो इसका जगह DDT। और जो सल गर कर मिट्टी में मिल जाएगा उसे बोलेंगे जैव निम्नीकरणीय। तो ये सब मेरा क्या है, जैव निम्नीकरणीय। निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो खाने वाला को उपभोक्ता। तो हरा पेड़ पौधा जो होता है वो होता है उत्पादक। तो यहाँ पे हरा पेड़ पौधा, निरहरी शैवाल भी हरा है, फूल भी क्या हरा है, पत्ता भी क्या हरा है, ये सब पेड़ पौधा का अंग है, तो सब मेरा हो गया उत्पादक। लेकिन जंगली जानवर खाने वाला है, तो इसलिए क्या मेरा ये है उपभोक्ता, ठीक है ना। जितना भी जानवर है, चाहे मनुष्य क्यों ना हो, उपभोक्ता है। किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट होते हैं, तो शहरीकरण के विस्तार से और प्रदूषण से प्राकृतिक संसाधन क्या रहा नष्ट हो रहा है, तो C नंबर सही हो जाएगा। यूरो 2 का संबंध क्या है, तो बताए थे यूरो 1 2 3 4 5 कुछ हो बोले, उसका संबंध है वायु प्रदूषण से, तो इसका B नंबर सही हो जाएगा। तो चलो, इस प्रकार आपका पूरा सेशन खत्म हुआ। बताओ वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो पागल कहीं का अपना जो दोस्त है, दोस्तनी है, जितना भी है सबके पास शेयर करो। अगल बगल सगल मगल जितना भी पड़ोसी में रहने वाला है, जो 10वां में जाएगा या जो एग्जाम देने वाला, उसको बताओ। ऐसा मन में मत रखो कि वो भी पढ़ लेगा तो अच्छा नंबर लाएगा। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तुम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।